हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कार्बन कंपाउंड्स। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने कंबशन रिएक्शन को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने उस रिएक्शन को नहीं पढ़ा है या आप अगर इस वीडियो के लिए न्यू हो तो पहले आप वो वीडियोस देख लो, क्योंकि ये साइंस के टर्म्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उस प्रीवियस वीडियो को जो मैंने इस चैप्टर पे बनाए हुए हैं उसे एक बार आप पहले व्यू कर लीजिए, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करो, सो दैट ये वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कंबशन रिएक्शन की। कंबशन रिएक्शन बच्चों, इस कंबशन रिएक्शन में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जब हमने मीथेन गैस को बर्न किया था एयर के प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन का सोर्स बनी थी। एयर क्या बनी थी? ऑक्सीजन का सोर्स। तो हमें मिला था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखो, जितना कार्बन एटम्स यहां होंगे ठीक उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और जितना हाइड्रोजन एटम्स यहां होंगे उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे 4 हाइड्रोजन हैं तो यहां पे आधे मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें बच्चों, तो ये 2 ऑक्सीजन यहां पर हुआ, 2 ऑक्सीजन यहां पे मतलब 4। अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं तो ये 2 2 जा 4, ये क्या हुआ? बैलेंस हो गया। बच्चों, इस कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में हीट और लाइट ये भी बाहर आती है। वाटर जो इतने हाई टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में रहता है, वो जब बर्निंग प्रोसेस होगा तो वो वेपराइज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज बाहर निकल जाती है, और हीट हीट का हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, दूसरी किसी भी एक्टिविटी के लिए। लाइट भी इसका एक आउटकम है। तो बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन थी? कंबशन रिएक्शन। अब हम इस कंबशन रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब भी होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एंगल से कोई कह सकता है कि भाई ये भी ऑक्सीडेशन ही था। ये तो है, हम मान सकते हैं, लेकिन एक बहुत बारीक सा फर्क है। जब हमें ऑक्सीजन का सोर्स कोई केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में दिया जाता है, तब वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पे हम एयर नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम क्या यूज करते हैं? KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनीट, या फिर K2Cr2O7 भी यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये था पोटेशियम और ये क्रोमियम, और क्रोमियम 2 था इसलिए डाई वर्ड हमने यूज किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बच्चों, जब ये केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन का सोर्स बनते हैं तब वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन। जैसे अब एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं लूं, जब कभी भी इथाइल अल्कोहल, देखो
कार्बन है इथेन, और इथेन से ही बना है इथाइल अल्कोहल। इसे भी हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी डिस्कस किया हुआ है, आप उसे एक बार जरूर व्यू करो। इस कंपाउंड का नाम बना है इथाइल अल्कोहल। बच्चों, जब हम इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे और उसके लिए हम KMnO4 यूज करेंगे या फिर K2Cr2O7, इनमें से कोई भी सब्सटेंस जब हम कोई केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे तब इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पे एक अकेला ऑक्सीजन एटम जो रहेगा उससे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन एटम। नेसेंट ऑक्सीजन एटम अकेला होता है, इसलिए ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम यहां पे कनेक्ट होगा और ये सब्सटेंस अल्कोहल से बदल के एसिड बन जाएगा, जिसका नाम है एसेटिक एसिड। यह इथाइल अल्कोहल है और ये एसेटिक एसिड है। कई सारे डिशेस फूड बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। तो बच्चों, ये रिएक्शन में हमने जो ऑक्सीजन यूज किया वो हमें कहां से मिला? वो ऑक्सीजन हमें मिला इस केमिकल सब्सटेंस से। क्या नाम है उस सब्सटेंस का? KMnO4, जिसे हम पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैंगनीट। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम पर मैंगनीट। और भी सब्सटेंस यूज होते हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब दे आर द सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया, यही ऑक्सीजन इस अल्कोहल में कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पर एक ऑक्सीजन था, एक और आ गया, इसलिए ना यहां पे दो ऑक्सीजन आ गए, और जैसे ही दूसरा ऑक्सीजन आया ये अल्कोहल से बदल जाता है, अल्कोहल से बदल के एसिटिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ये क्या बन जाएगा बच्चों? एसिटिक एसिड। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया। इसीलिए तो हमने स्टार्ट में कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। बच्चों, इस एडिशन रिएक्शन में हम स्टार्ट करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम से। हमें पता है बच्चों, एवरी कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। 4 में से 2 बॉन्ड तो यही हो गए और रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स यहां पे मैंने लिख दिए। फिर इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिए। अब बच्चों, इस हर जगह पे हम हाइड्रोजन कनेक्ट कर ले रहे हैं। बताओ जरा इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा? हमने प्रीवियस वीडियोस में ये सब काफी डिटेल में पढ़ा है, आप जरूर उसको एक बार रिफर कर लेना अगर आपको नहीं याद है तो। ये कंपाउंड क्या है? इथीन, और ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करेगा बच्चों? अल्कीन फैमिली से। बच्चों, इस इथीन में यह बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है, इसमें से एक बॉन्ड जो है वो काफी वीक बॉन्ड होता है, और बाकी के बॉन्ड्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम सिग्मा के नोटेशन से दिखाएंगे और वीक बॉन्ड को पाई के नोटेशन से दिखाएंगे। फिर से सुनो, जितने भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं
उन्हें हम सिग्मा के नोटेशन से दिखाते हैं, और जो वीक बॉन्ड हैं उन्हें हम पाई के नोटेशन से दिखाते हैं। बच्चों, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये सब कुछ ठीक उसी तरह से है जैसे अगर तुम्हें एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाए और उसे आपको तोड़ना है, तो आपको कहीं से तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उसी जगह पर आयरन का टुकड़ा दिया जाए तो उसे तोड़ने के लिए आपको काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, हैमरिंग करनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा। तो जब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो यहां ये बात पता चलती है कि वो बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैं उसे बड़े आसानी से तोड़ दूंगा क्योंकि उसके बॉन्ड वीक हैं एज कंपेयर टू द आयरन। तो बच्चों, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें काफी कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इसीलिए हम इस पाई बॉन्ड को वीक बॉन्ड कहते हैं। और कभी भी कार्बन के बीच में, दो कार्बन्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा जो कि बहुत स्ट्रांग होगा, जल्दी से नहीं टूटेगा, लेकिन दूसरा वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा और वो क्या है? वीक बॉन्ड है। जब एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो पहले ये सिग्मा बॉन्ड जितने भी हैं वो नहीं टूटेंगे, बल्कि जो वीक बॉन्ड है पाई वो टूटेगा। बच्चों, आज इस बॉन्ड की हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इस कंपाउंड को, अल्कीन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम एट हाई टेम्परेचर। ये ट्रायंगल जो है वो टेम्परेचर बताता है, हाइड्रोजन गैस एंड हाई प्रेशर। तब ऐसे कंडीशन में बच्चों ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। मैं उसे ब्रेक करके यहां पर आपको दिखाता हूं। ये था हमारा कार्बन कार्बन, ये उस कार्बन के अलग अलग हाइड्रोजन्स थे और यहां पे एक सिग्मा और एक क्या था? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। ऐसे मैं फिर से दिखा देता हूं और मैं नीचे की तरफ भी दिखा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं पाई बॉन्ड कह रहा हूं और इसे मैं सिग्मा बॉन्ड कह रहा हूं। जब ये पाई बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ब्रेक होने का मतलब ये हुआ कि जैसे दो पार्टनर्स 50-50% पैसा लगा के बिजनेस कर रहे थे, आज उन्हें अलग होना है तो अपना अपना पैसा, अपना अपना हिस्सा लेकर वो अलग हो जाते हैं। वैसे ही यहां पे जब बॉन्ड बन रहा था तब इन सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दिया था इस बॉन्ड को बनाने के लिए। अब जब इन्हें अलग होना है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ये अलग हो गए। अब यहां पर जो बॉन्ड था वो खत्म हो गया। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। बच्चों, यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो मेटल एटम्स हैं, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनकी वजह से हाइड्रोजन H2, यही हाइड्रोजन यह भी ब्रेक होगा और इसकी ब्रेकिंग में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर
दोनों हाइड्रोजन एटम्स अलग हो जाएंगे। जब बच्चों ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए, यही हाइड्रोजन एटम यहां पर कोलाइड होंगे और अब एक नए तरह की बॉन्डिंग, नए तरह का कोलैबोरेशन स्टार्ट होगा। जो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के बैठे थे, अब वही कार्बन एटम्स इस हाइड्रोजन के साथ उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। तुम्हें याद होगा बच्चों, हम पहली बार जब डिस्कस कर रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो बच्चों इस तरह से ये जो इथीन था वो एक नया कंपाउंड बन गया। यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इसे तुम ध्यान से देखो तो ये है C2H6, जिसे हम ईथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ईथेन कहते हैं। तो इस तरह से इस एडिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा बच्चों कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो जगह पर वैकेंसी आएगी और इन दोनों कार्बन एटम्स पर एक एक हाइड्रोजन एटम जाकर ऐड हो जाएंगे। हाइड्रोजन एटम्स बच्चों ऐड हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एडिशन रिएक्शन। क्या नाम रखा गया है बच्चों? एडिशन रिएक्शन। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एक एटम की जगह पे दूसरे एटम्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे ये रिएक्शन समझो, इस रिएक्शन में हम इस हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे और उसकी जगह पे दूसरे क्लोरीन एटम को कनेक्ट कर देते हैं। यह कुछ इस तरीके से होगा, बाकी के हाइड्रोजन वैसे ही रहेंगे, यह एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पर क्लोरीन एटम आ जाएगा। मैं क्लोरीन बच्चों इस तरह से भी लिख सकता हूं, Cl2। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन होके HCl बन गए। आप ध्यान से देखो, HCl। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जब यहां से HCl बन के निकल जाएंगे तो यह जगह खाली हो गई। यहां पर भी ये क्लोरीन अब अकेला है, तो यह क्लोरीन यहां पर आके कनेक्ट हो जाएगा। यह क्लोरीन यहां पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। यही इस तरीके से फिर दिखेगा, जो कि हमने वहां भी लिखा है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है एक एटम को हटा के उसकी जगह पर दूसरे एटम्स को रख देना। एक की जगह पे दूसरा, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इस जगह पे बच्चों हमारे पास यह जो एटम हमने स्टार्ट में लिया, जो मॉलिक्यूल लिया, वो था मीथेन। वो क्या था बच्चों? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इस मीथेन को जब हमने क्लोरीन गैस के साथ
अल्ट्रावायलेट रेस जो सनलाइट आती है उसके अल्ट्रावायलेट रेंज में जब हम रखते हैं, आप डायरेक्ट सनलाइट भी यूज कर सकते हो। सनलाइट जब बच्चों हम यूज करते हैं तब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये क्लोरीन टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और यह जब अलग हो जाएगा तब हम इसे कहेंगे क्लोरीन रेडिकल। क्या वर्ड का यूज करेंगे बच्चों? क्लोरीन रेडिकल। काफी रिएक्टिव रहता है, इसीलिए हम कहते हैं रेडिकल, रेडिली एक्टिव। इसकी लाइफ ना 1 सेकेंड की भी नहीं होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की लाइफ होती है। मतलब जैसे ही बना तुरंत यह रिएक्ट कर जाएगा। आप इसे अलग से निकाल के बॉटल में भर के नहीं रख सकते हो। यह क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl बनाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहां से हट गए और उसकी जगह पर ये क्लोरीन आ गया। तो बच्चों, इस कंपाउंड के बनने के बाद ये रिएक्शन यहां पे रुकती नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर और भी हाइड्रोजन्स हैं। जिस तरह से ये वाला हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, उसी तरह से बाकी के हाइड्रोजन एटम्स को भी रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब क्लोरीन गैस in the presence of UV rays will replace remaining hydrogen atoms as well. So here this compound, even just for example I am taking this time, this hydrogen, this will also be replaced and HCl will be formed. कैसे हुआ होगा बच्चों? ये क्लोरीन, ये HCl बन के निकल गया, और उसके जाने के बाद जो जगह खाली बची वहां पर क्या आ गया? क्लोरीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमने यहां तक लिखी। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं इसके आगे भी यूवी रेज यूज करूं क्लोरीन के साथ, तो फिर और भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, और वो होता है बच्चों। मतलब अगर इसी रिएक्शन को मैं और आगे बढ़ाऊं, मैं और ज्यादा यूवी रेज यूज करूं, क्लोरीन गैस यूज करूं, तो बचे हुए हाइड्रोजन्स को भी उसी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। Even these hydrogens can be replaced. So we are writing now chlorine, chlorine and HCl. For again this chlorine, chlorine and H, when chlorine gas is used in the UV rays, again the remaining hydrogen, ये लास्ट वाला हाइड्रोजन, इसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद अब ये रिएक्शन स्टॉप हो रही है, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई हाइड्रोजन बचा नहीं जिसे आप रिप्लेस कर सको। बच्चों, ये है एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जहां पे हम
हाइड्रोजन एटम्स के बदले में क्लोरीन एटम ला रहे हैं। वही मीथेन जिसके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स थे, अब उसी मीथेन के पास 4 क्लोरीन एटम्स आ गए, है ना। देखो, वी वर हैविंग 4 हाइड्रोजन एटम्स connected with central carbon, and now we are having 4 chlorine atoms connected with the central carbon atom. So this is known as the substitution reaction, where one atom is replaced by some other atom. यहां पे हमने किस एटम को रिप्लेस किया, बोलो? हाइड्रोजन को। किससे रिप्लेस किया? क्लोरीन की मदद से। तो हाइड्रोजन हट गया और क्लोरीन उसकी जगह पर आ गया। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सारी प्रोसेस इस यूवी रेस के बिना नहीं होगी। अगर हम यूवी रेज यूज नहीं करते तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है। इसलिए जब आप एग्जाम में लिखोगे तो यूवी रेज का भी लिखना ये जरूरी है, अदरवाइज टीचर्स विल हैव फुल राइट टू कैंसल द मार्क्स। करेक्ट? तो इससे अच्छा आप पूरी रिएक्शन जब भी लिखो पूरा ध्यान रखो कि इस एरो पे ये कंडीशन लिखना जरूरी है। तो बच्चों, आज हमने इन टॉपिक को कवर किया, अब हम आगे बढ़ेंगे।